द टीचर्स रूम में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पाठ्यक्रम की, जिसमें हम अध्ययन कर रहे थे प्राचीन भारत का। प्राचीन इतिहास के बारे में बात कर रहे थे, प्राचीन भारत के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने कल की वीडियो में पाषाण काल, पूर्व मध्य और नवपाषाण काल के बारे में अध्ययन कर लिया था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन कर लिया था। धार्मिक आंदोलन के बारे में अध्ययन कर लिया था। महाजनपद युग, ये भी कल की वीडियो में कवर हो गया था। भारत पर विदेशी आक्रमण तक, यहाँ तक हमारे टॉपिक कवर हो गए थे। लेकिन आज के हम वीडियो में कवर करेंगे वो टॉपिक है हमारे मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल। फिर इसके बाद हम जो कवर करेंगे वो दक्षिण भारत के प्रमुख साम्राज्य और भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो आज हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। सर्वप्रथम हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है मौर्य साम्राज्य। क्या टॉपिक है? मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का शासनकाल रहा था 323 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व। मौर्य वंश के जो प्रमुख शासक थे उनके बारे में बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी से 298 ईस्वी पूर्व उनका शासनकाल रहा है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, परंतु वह राजवंश से संबंधित नहीं था। मतलब जो ये इनके शासक जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, ये राजवंश से संबंधित नहीं थे। ये एक आम इंसान थे। इनके गुरु तथा बाद में मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य या चाणक्य ने इनकी योग्यता से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त को तक्षशिला में शिक्षा दी थी। यानी इनको शासक बनाने का श्रेय किसे जाता है? इनके गुरु कौटिल्य को, जो इनके बाद में प्रधानमंत्री बने थे। ये वही कौटिल्य या चाणक्य हैं जिनका अपमान घनानंद द्वारा किया गया था। आगे बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व में अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मगध साम्राज्य के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मगध का साम्राज्य प्राप्त किया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी इन्होंने। जो मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था घनानंद, जिसके द्वारा चाणक्य का अपमान किया गया था, उसको हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने सर्वप्रथम सेना एकत्रित करके पश्चिमोत्तर भारत को यूनानियों से मुक्त कराया था। यूनानियों का कब्जा हो गया था ना, जब सिकंदर आक्रमण करके आया था, तो उसने अपने सेनापतियों को अपना राजपाट सौंपकर चला गया था। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? सेल्यूकस को। और अफगानिस्तान का जो पूरा क्षेत्र था सिंध प्रांत का, उसको प्राप्त किया था। सेल्यूकस को पराजित करने के पश्चात उसको अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से कराना पड़ा था, और तथा मैगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। इसने अपने राजदूत के रूप में किसको भेजा? मैगस्थनीज को भेजा। मैगस्थनीज के ग्रंथ इंडिका से भी मौर्य साम्राज्य के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। मैगस्थनीज ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? इंडिका। यहाँ से ही प्रश्न बनता है कि मैगस्थनीज द्वारा लिखा गया इंडिका कौन सा ग्रंथ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इंडिका। इससे भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। आगे बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिम उत्तर भारत सहित उत्तर प्रदेश, बिहार एवं बंगाल सहित दक्षिण भारत में मैसूर तक था। इनका शासन कहाँ तक था? जो इनका शासन कहाँ तक ये शासन करते थे? पश्चिम उत्तर में था, और उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल एवं दक्षिण भारत में मैसूर तक फैला था। यूनानी शासकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैड्रोकोटस, इन्होंने क्या बोला था? सैड्रोकोटस के नाम से संबोधित किया था यूनानी शासकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, जो बाद में प्रधानमंत्री भी हुए, कौटिल्य, जिसे चाणक्य के नाम से जाना जाता है, इनके द्वारा लिखित ग्रंथ है अर्थशास्त्र, जिसमें क्या मिलता है? प्रशासन के नियमों का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु और जो बाद में प्रधानमंत्री हुए, उनके द्वारा एक ग्रंथ भी लिखा गया है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। आगे बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण शासक के बारे में, जो थे बिंदुसार। बिंदुसार 298 से 272 ईस्वी पूर्व इनका शासनकाल रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पितृ बिंदुसार उसका उत्तराधिकारी बना। बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने अमित्रघात कहा है। क्या? अमित्रघात कहा है। यूनानी राजदूत डायमेकस इसके दरबार में आया था। इसके दरबार में भी एक राजदूत आया था, उसका नाम क्या था? डायमेकस। ये कहाँ का राजदूत था? यूनानी राजदूत था। अगले महत्वपूर्ण शासक में आता है नाम सम्राट अशोक का। सम्राट अशोक का शासनकाल रहा है 273 से 232 ईस्वी पूर्व में। बिंदुसार का पुत्र अशोक राज सिंहासन पर 273 ईस्वी पूर्व में बैठा था। इसके शासनकाल का आरंभिक काल साम्राज्य विस्तार के लिए प्रसिद्ध है। यानी जैसे ही इन्होंने शासन संभाला, अपने राज्य का विस्तार करना शुरुआत कर दी थी। अशोक ने अपने शासनकाल के 9वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया और विजयी हुआ।
परंतु इस युद्ध में हुए भीषण नरसंहार ने अशोक को बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित कर दिया। यानी इन्होंने जैसे ही कलिंग युद्ध जीता तो इसमें जितनी भी लड़ाइयाँ मारकाट हुई, इसको देखकर इनका हृदय विचलित हो गया और ये बौद्ध धर्म की ओर पलायन कर गए। अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से दीक्षा ली थी। इन्होंने किस भिक्षु से दीक्षा ली थी? उसका नाम था उपगुप्त। क्या नाम था? उपगुप्त। आगे बात करते हैं। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने युद्ध विजय के स्थान पर धर्म विजय का मार्ग अपनाया। यानी इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को बंद करके धर्म विजय का मार्ग अपनाया, यानी धर्म की स्थापना और उसका प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। अशोक ने अपने साम्राज्यों के विभिन्न स्थानों तथा सीमावर्ती राज्यों की सीमाओं पर अनेक शिलालेख एवं स्तंभ स्थापित करवाए। शिलालेख अर्थात पत्थरों पर खुदवाकर कुछ सूचनाएं, महत्वपूर्ण सूचनाएं इन्होंने स्थापित करवाई, जिसमें नैतिकता, प्रेम, अहिंसा आदि धर्म विषयक बातों का उल्लेख मिलता है। यानी जो भी बौद्ध धर्म की जितनी भी शिक्षाएं थी ये शिलालेख और स्तंभों से हमें प्राप्त होती हैं। मौर्य काल में जनता की भाषा पाली थी, इसलिए अशोक ने सभी स्तंभों एवं शिलालेख में इस भाषा का प्रयोग किया था। इन्होंने क्यों प्रयोग किया था? ताकि आम जनता भी इस भाषा का अध्ययन कर सके और वो इनके संदेशों को पढ़ सके। तो कौन सी भाषा थी? पाली भाषा थी। आगे बात करते हैं। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए अनेक राज्यों में अपने दूत भेजे। इन्होंने सभी राज्यों में अपने दूत भेजे तथा श्रीलंका में अशोक ने धर्म प्रचार हेतु अपने पुत्र महेंद्र को, इन्होंने श्रीलंका में अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र किसको भेजा था? महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा। इनके पुत्र का क्या नाम था? महेंद्र एवं पुत्री कौन थी? संघमित्रा। यहाँ से ही प्रश्न बनता है कि अशोक ने अपने धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका में किसको भेजा था? तो अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को भेजा था। अशोक का साम्राज्य सुदूर दक्षिण के छोटे राज्यों को छोड़कर, यानी कुछ राज्यों को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत में तथा अफगानिस्तान के क्षेत्र तक विस्तृत था। यानी उत्तर पश्चिम क्षेत्र तक विस्तृत था भारत के। आगे बात करते हैं। मौर्योत्तर काल। जैसे ही अशोक का शासनकाल समाप्त होता है, धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का पतन होना स्टार्ट हो जाता है आगे, जिसमें फिर मौर्योत्तर काल के बाद जो भी शासक आए, जो भी वंश आए, उनके बारे में बात करते हैं। मौर्य वंश के पतन के पश्चात भारत की राजनीतिक एकता बिखर गई, किंतु आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल भारतीय इतिहास में उन्नति का काल रहा है। जैसे ही मौर्य वंश का पतन हुआ, उसके बाद राजनीतिक एकता बिखर गई, यानी छोटे छोटे शासक हो गए, और लेकिन इसमें आर्थिक व सांस्कृतिक दृष्टि से ये काल काफ़ी फला फूला था, जिसमें छोटे छोटे शासक आए। छोटे छोटे शासकों के बारे में हम बात करते हैं। तो पहले जो वंश आया है वो था शुंग वंश। कौन सा वंश आया था? शुंग वंश। अंतिम मौर्य सम्राट है वृद्धद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? वृद्धद्रथ को मारकर उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 187 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में शुंग वंश के शासन की स्थापना की थी। यानी जो मौर्य सम्राट अंतिम मौर्य सम्राट थे वृद्धद्रथ, उनके सेनापति के द्वारा ही उनकी हत्या कर दी गई थी, और पुष्यमित्र शुंग जो उनके सेनापति थे, उन्होंने एक नए वंश की स्थापना की जिसे शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। पुष्यमित्र का शासनकाल ब्राह्मण धर्म व कला तथा संस्कृति के उत्थान का काल था। यानी इनके शासनकाल में ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ा, धर्म का प्रभाव बढ़ा एवं कला संस्कृति काफ़ी फला फूला। आगे बात करते हैं अगले वंश के बारे में। अगला वंश आया कर्ण वंश। अंतिम शासक शुंग शासक देवभूति की हत्या के बाद उसके सेनापति वासुदेव ने 75 ईस्वी पूर्व में कर्ण वंश की स्थापना की। यानी जैसे ही अंतिम शासक हुआ शुंग वंश का देवभूति, इसकी हत्या उसके सेनापति द्वारा कर दी गई और एक नए वंश की स्थापना की गई जिसे कर्ण वंश के नाम से जाना जाता है। अगले वंश के बारे में बात करते हैं, सातवाहन वंश। कौन सा वंश आया? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश ब्राह्मण वंश था, यानी ब्राह्मणों द्वारा संचालित वंश था, जिसे आंध्रवृत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सातवाहन वंश को आंध्रवृत्य। दक्कन के क्षेत्र में इस वंश का प्रभुत्व था, यानी दक्कन का जो भी इलाका था उस पूरे इलाके में इसका प्रभुत्व था। आगे बात करते हैं। सातवाहन वंश का सर्वश्रेष्ठ एवं सुप्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट शासक था, जो महत्वपूर्ण शासक था, वो था गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसने शक, पल्लव एवं यवनों को पराजित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इन्होंने किस किस से युद्ध किया था? शक से, पल्लवों से और यवनों से। सातवाहनों के पश्चात दक्षिण भारत में वकाटक वंश का प्रभुत्व रहा। इस वंश का संस्थापक विद्या शक्ति था। कौन से वंश का वो प्रभुत्व रहा? वकाटक वंश का। इसका संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति था। अगले बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण वंश के बारे में, शक वंश। भारत में सर्वप्रथम तक्षशिला में शक शासक मोक का उल्लेख मिलता है।
तक्षशिला में कौन से शासक का उल्लेख मिलता है? मोक का उल्लेख मिलता है। यूनानियों के बादशाह कैसे दूसरे विदेशी शासक थे जो भारत आए थे, यानी यूनानियों के बाद ये भी भारत आए थे, मूल रूप से भारत के नहीं थे, बाहर से आए हुए थे। शकों की दो शाखाएं थी, एक तक्षशिला एवं मथुरा के उत्तर में तथा दूसरी महाराष्ट्र एवं उज्जैन के पश्चिम में। इनकी दो शाखाएं थी, पहली शाखा कहाँ थी? तक्षशिला एवं मथुरा के उत्तर में, और दूसरी शाखा थी महाराष्ट्र एवं उज्जैन के पश्चिम में। अगले वंश के बारे में बात करते हैं, कुषाण वंश। कुषाण वंश की प्राचीन जाति ह्यूची की एक शाखा है। कुषाण वंश किसकी शाखा है? चीन की एक प्राचीन जाति ह्यूची की शाखा है। यहाँ से ये प्रश्न बनता है कि कुषाण वंश किसकी शाखा है? चीन की प्राचीन जाति ह्यूची की शाखा है। भारत में कुषाण वंश का सर्वप्रथम शासक जो इसके संस्थापक हैं वो कुजुल कडफिसिस माना जाता है। कौन? कुजुल कडफिसिस 15 ईस्वी पूर्व में था, जिसका राज्य पूर्व में तक्षशिला तक विस्तृत था, यानी पूर्व में ये तक्षशिला तक इसका राज्य विस्तृत था। कुषाण वंश का सर्वश्रेष्ठ एवं प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। इसका सर्वप्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क था। कनिष्क ने अपने राज्यहरण 78 ईस्वी में के साथ शक संवत की शुरुआत की थी। इन्होंने कौन से संवत की शुरुआत की थी? शक संवत की शुरुआत की थी। उल्लेखनीय है कि शक संवत वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय संवत है। भारत का राष्ट्रीय संवत कौन सा है? शक संवत। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? शक वंश के शासक कनिष्क के द्वारा। आगे बात करते हैं कनिष्क के बारे में। कनिष्क का सामान्य साम्राज्य पूर्व में पाटलिपुत्र, इनका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक विस्तृत था? पूर्व में पाटलिपुत्र तथा पश्चिम में बैक्टेरिया एवं उत्तर में खेतान तक विस्तृत था। कनिष्क के शासनकाल में चौथी पूज संगति तथा सभा, जिसे सभा या संगति बोला जाता है, कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। यहाँ से प्रश्न बनता है कि चौथी जो बौद्ध समिति हुई थी वो किसने करवाई थी? ये कनिष्क ने करवाई थी। इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। ये हमने बौद्ध समितियों में इसका अध्ययन किया था। आगे बात करते हैं, कनिष्क का राज्यवैद आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था, जिसका नाम था चरक। चरक जिसके ग्रंथ आज भी फॉलो करे जाते हैं आयुर्वेद में, ये किसका विद्वान था? ये कनिष्क का विद्वान था। इनके राजकवि अश्वघोष था। इनका राजकवि कौन था? अश्वघोष। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर, जो वर्तमान में कहाँ पर है? पेशावर पाकिस्तान में थी, तथा मथुरा उत्तर प्रदेश को द्वितीय राजधानी का दर्जा प्राप्त था। इसकी दो राजधानी थी, पहली थी पुरुषपुर जो वर्तमान में पेशावर पाकिस्तान में, और दूसरी मथुरा जो उत्तर प्रदेश में, ये दूसरी राजधानी थी। अगले महत्वपूर्ण वंश के बात करते हैं। अगला महत्वपूर्ण वंश था गुप्त साम्राज्य। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। इसका संस्थापक कौन किसे माना जाता है? श्रीगुप्त को माना जाता है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद काफ़ी लंबी अवधि तक भारत में विभिन्न राजवंशों के अधीन रहे, यानी छोटे छोटे राज्यवंश आए जिनके अधीन भारत रहा। इनमें से अधिकांश राजवंश कमजोर थे। कुषाण वंश को छोड़कर जितने भी राज्यवंश थे वो कमजोर थे। कुषाणों के पतन के बाद ही वास्तव में गुप्तों का उदय माना जा सकता है, यानी जैसे ही कुषाण वंश का पतन हुआ वैसे ही धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। गुप्त लोग कुषाणों के ही सामंत थे, यानी कुषाण लोगों के अधीन ही कार्य करते थे। आगे बात करते हैं, गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। यहाँ से ही प्रश्न बनता है किस वंश को गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है भारतीय इतिहास में? तो ये माना जाता है गुप्त काल को। इस काल में कला और साहित्य के क्षेत्र में अप्रतिम विकास हुआ था, यानी इसको गोल्डन एज के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें कला और साहित्य का क्षेत्र काफ़ी फला फूला था। आगे बात करते हैं गुप्त वंश के प्रमुख शासक के बारे में, जो इसके महत्वपूर्ण शासक हुए थे। जो इनके महत्वपूर्ण शासक में सर्वप्रथम नाम आता है चंद्रगुप्त प्रथम का। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल रहा था 319 से 335 ईस्वी तक। गुप्त वंश का प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसे ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक तो श्रीगुप्त को माना जाता है, लेकिन जिसका वास्तविक संस्थापक है चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम का शासन मगध और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक विस्तृत था। इनका शासन कहाँ तक था? मगध और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक था। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यहरण के समय 319 ईस्वी में गुप्त संवत को प्रारंभ किया था। इन्होंने कौन से संवत को प्रारंभ किया था? गुप्त संवत को। जैसे शक वंश के शासक कनिष्क ने शक संवत का प्रारंभ किया था, वैसे ही गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने किसकी शुरुआत की थी? गुप्त संवत की शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके अपनी वंश की प्रतिष्ठा बढ़ाई थी। इन्होंने कहाँ की राजकुमारी से विवाह किया था? लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था। इसी विवाह के अवसर पर चंद्रगुप्त प्रथम व कुमार देवी की चित्रों से युक्त स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे, यानी इनके काल में स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे, जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम एवं लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के बारे में वर्णन मिलता है। आगे बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त का शासनकाल रहा था 335 से 380 ईस्वी।
चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में राज सिंहासन पर बैठा। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था, ये सबसे महत्वपूर्ण शासक था। समुद्रगुप्त विजय अभियान के कारण से भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है, क्योंकि इसने भी नेपोलियन की तरह काफ़ी युद्धों को जीता था। इसने लगभग 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। इसने लगभग कितने युद्ध जीते थे? 100 युद्ध जीते थे। समुद्रगुप्त स्वयं कवि था, ये विद्वान भी था, ये वीर भी था, तथा ये वीणा बजाने में कुशल था। ये कौन सा यंत्र बजाता था? वीणा बजाता था। गरुण गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। इनका राजकीय चिन्ह क्या था? गरुण। यहाँ से प्रश्न बनता है गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? गरुण था। आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल रहा है 380 से 412 ईस्वी। इन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अपने पिता समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पिता की तरह भारत के महानतम सम्राटों में से एक माना जाता है, यानी ये भी एक महान सम्राट थे। वह भी एक महान साम्राज्य निर्माता थे। इन्होंने भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यानी इन्हें विक्रमादित्य कब कहा जाता था? जब इन्होंने शकों पर विजय कर ली थी। इसके बाद इन्होंने एक नई उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के अतिरिक्त उत्तर दक्षिण भारत में कई राजाओं को पराजित करके बंगाल, मालवा, गुजरात, सिंध, उत्तर पश्चिम क्षेत्र व विंध्य के दक्षिण तक अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। यहाँ तक इनका साम्राज्य का विस्तार था। आगे बात करते हैं, शकों पर अपनी विजय के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए। इन्होंने शकों पर विजय के बाद कौन से सिक्के चलवाए? चांदी के सिक्के चलवाए। दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट मेहरौली में स्थापित लौह स्तंभ में उल्लेखित राजा चंद्र, जो दिल्ली का मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ है, जहाँ एक राजा के बारे में उल्लेख मिलता है, चंद्र राजा, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ही, इसी के द्वारा ये लौह स्तंभ बनवाया गया था। तो मेहरौली का जो लौह स्तंभ है, ये किसके द्वारा बनवाया गया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ही बनवाया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल उसकी विजय के कारण नहीं, बल्कि कला एवं साहित्य के क्षेत्र में विशेष उन्नति व प्रगति के कारण माना जाता है। यानी इनके शासनकाल में इनका साम्राज्य का विस्तार तो इतना अधिक नहीं हुआ, लेकिन इनका जो कला और साहित्य का विस्तार है वो काफ़ी अधिक बढ़ गया। इसके दरबार में विद्वानों की मंडली रहती थी, जिसमें प्रमुख थे कालिदास, धन्वंतरी, जो प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, अमर सिंह आदि थे। इन्हें नवरत्न कहलाते थे। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि प्राचीन भारत में नवरत्न किसके दरबार में थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के में थे। यानी अकबर से पहले भी, जो मुगल सम्राट अकबर था, उससे पहले भी नवरत्न किसी वंश में थे, तो वह थे गुप्त वंश में, जिसके शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को क्या कहा जाता है? शेक्सपियर कहा जाता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फानियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 399 से 414 ईस्वी के मध्य भारत आया था। इनके शासनकाल में कौन सा राजदूत आया था? ये फानियान आया था, चीनी यात्री था। राजदूत नहीं था, ये चीनी यात्री था, फानियान आया था। फानियान ने राज्य को संपन्नता, नैतिकता एवं धार्मिकता के बारे में बात की है। इन्होंने ये बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था जिसमें राज्य में संपन्नता भी थी, नैतिकता भी थी एवं धार्मिकता भी थी। आगे बात करते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के दौरान पाटलिपुत्र तथा उज्जैनी विद्या के दो प्रमुख केंद्र थे, यानी जहाँ शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। शिक्षा दीक्षा के दो प्रमुख केंद्र कौन से थे? पाटलिपुत्र तथा उज्जैनी। उज्जैनी चंद्रगुप्त द्वितीय को दूसरी राजधानी भी था, उज्जैनी इनकी दूसरी राजधानी भी था। आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण शासक के बारे में, कुमारगुप्त के बारे में। कुमारगुप्त का शासनकाल रहा था 415 से 454 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात कुमारगुप्त गुप्त साम्राज्य के शासक बना। कुमारगुप्त ने महेंद्र कल्प तथा महेंद्र आदित्य की उपाधि धारण की थी। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? महेंद्र कल्प एवं महेंद्र आदित्य की उपाधि धारण की थी। कुमारगुप्त के शासनकाल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो काफ़ी लंबे समय तक शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है। यानी जो भी हमारे भारत में, प्राचीन भारत में जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र है नालंदा विश्वविद्यालय, ये भी कुमारगुप्त के शासनकाल में ही इसकी स्थापना हुई थी। ये माना जाता था उस समय पूरे विश्व में कहीं भी शिक्षा नहीं थी, तो भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा होती थी। तो ये कुमारगुप्त के शासनकाल में ही स्थापित हुआ था। कुमारगुप्त द्वारा सर्वप्रथम इस प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे जिसमें शिव पार्वती को पति पत्नी के रूप में दर्शाया गया था। कौन से शासक द्वारा जारी किए गए थे जिसमें शिव पार्वती को पति पत्नी के रूप में दर्शाया गया था? ये थे कुमारगुप्त के शासनकाल में। आगे बात करते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त का शासनकाल रहा था 455 से 467 ईस्वी। कुमारगुप्त की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र स्कंदगुप्त साम्राज्य का 455 ईस्वी में शासक बना।
स्कंदगुप्त ने 100 राजाओं को स्वामी की उपाधि धारण की थी। इन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी? 100 राजाओं की स्वामी की उपाधि धारण की थी। इसे गुप्त वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक माना जाता है, क्योंकि इसके बाद जितने भी शासक हुए वो सारे अयोग्य शासक हुए थे। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुड़ों का आक्रमण हुआ था। यानी जैसे ही इनका हुड़ों का आक्रमण हुआ तो ये गुप्त काल धीरे धीरे पतन की ओर आगे बढ़ गया। आगे बात करते हैं गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल अर्थात जैसे ही गुप्त वंश का पतन हुआ धीरे धीरे, उसके बाद के काल के बारे में बात करते हैं। कौन से महत्वपूर्ण वंश हुए? गुप्त वंश के पतन में हुड़ों आक्रमण की प्रमुख भूमिका थी। यानी गुप्त वंश के पतन का प्रमुख कारण था हुड़ों का आक्रमण। हुण एक बर्बर जाति थी जिसने पश्चिम भारत पर काफ़ी समय तक अपने प्रभाव को जमाए रखा। हुण क्या थी? बर्बर जाति थी। गुप्त के पश्चात भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग राजवंश स्थापित हो गए। अंत में वर्धन वंश ने लगभग संपूर्ण भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। यानी छोटे छोटे राजवंश स्थापित हो गए, लेकिन अंत में कौन सा एक महत्वपूर्ण वंश आया? वर्धन वंश, जिसने पूरे भारत पर शासन स्थापित किया। आगे बात करते हैं वर्धन वंश के बारे में। वर्धन वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए हर्षवर्धन। इनका शासनकाल रहा है 606 से 647 ईस्वी तक। हर्षवर्धन इस वंश का सर्वश्रेष्ठ एवं प्रसिद्ध शासक था। हर्षवर्धन का संपूर्ण उत्तर भारत पर रूप था, यानी पूरे उत्तर भारत पर इसका कब्जा था। परंतु विंध्य पर्वत के दक्षिण में इसका विस्तार चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होने के कारण रुक गया था। यानी इनका जो दक्षिण में विस्तार था वो किससे हार के पश्चात रुक गया था? पुलकेशिन द्वितीय, जो हमारे चालुक्य वंश के शासक थे। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की महायान शरण को संरक्षण प्रदान किया था। यानी जो हमारा बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया था, हीनयान और महायान, तो उसमें से जो दूसरी शाखा थी महायान, उसको हर्षवर्धन ने संरक्षण प्रदान किया था। आगे बात करते हैं। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। इनको किस नाम से जाना जाता है? शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। सबसे पहले इन्होंने अपनी राजधानी इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को ही बनाया था। हर्षवर्धन एक साहित्यकार भी था। उसके द्वारा प्रमुख लिखित ग्रंथ जो रचनाएं थी वो थी प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। यानी यहाँ से ही प्रश्न बन सकता है कि हर्षवर्धन द्वारा लिखित रचनाएं कौन सी हैं? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। हर्षचरित तथा कादम्बरी का लेखक बाणभट्ट भी राजकवि था। इनका राजकवि कौन था? बाणभट्ट, जिसके द्वारा लिखा गया हर्षचरित्र। हर्षचरित्र में हर्ष के बारे में लिखा गया, और एक कादम्बरी भी ग्रंथ लिखा गया, जो भी किसके द्वारा लिखा गया? बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। चीनी यात्री हेंगसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इनके शासनकाल में एक चीनी यात्री आया जिसका क्या नाम था? हेंगसांग। ये भी भारत आया था। आगे बात करते हैं। हर्षवर्धन ने संपूर्ण एवं एकीकृत उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक था। ये संपूर्ण उत्तर भारत का एकीकृत, यानी पूरे भारत पर जिसका प्रभुत्व रहा हो, ये अंतिम हिंदू सम्राट था। हर्ष के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले लगभग 4 शताब्दियों तक के काल में भारत में छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ जिन्होंने शासन किया, जिसमें हम बात करते हैं पाल वंश के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं? पाल वंश के बारे में। पाल वंश की स्थापना बंगाल में लगभग 750 ईस्वी में गोपाल नामक व्यक्ति ने की थी। किसने की थी? गोपाल नामक व्यक्ति ने। गोपाल का पुत्र धर्मपाल, इसका शासनकाल रहा था 770 से 810 ईस्वी। पाल वंश का प्रतापी शासक माना जाता है। पाल वंश का प्रतापी शासक किसे माना जाता है? धर्मपाल को। ये किसका पुत्र था? गोपाल का पुत्र था। धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने विक्रमशिला बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विक्रमशिला बौद्ध विश्वविद्यालय। धर्मपाल के बाद पाल वंश में दुर्बल शासक हुए जिनके प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों से युद्ध होते रहे, और ये वंश धीरे धीरे पतन की ओर चला गया। आगे बात करते हैं गुज्जर प्रतिहार वंश। इस वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम माना जाता है। कौन माना जाता है? नागभट्ट प्रथम। इसका शासनकाल रहा है 735 से 760 ईस्वी। इस वंश ने 8वीं शताब्दी में सिंध की ओर से होने वाले अरब आक्रमणों को रोकने का सफल प्रयास किया। यानी उत्तर पश्चिम का जो भारत का क्षेत्र था, यहाँ से जितने भी आक्रमण होते थे उनको रोकने का प्रयास सबसे प्रथम किसने किया? गुज्जर प्रतिहार वंश ने किया था। नागभट्ट द्वितीय ने, जिसका शासनकाल 805 से 833 ईस्वी रहा है, कन्नौज पर अधिकार करके इसे अपनी राजधानी बनाया था। प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? मिहिर भोज। कौन था? मिहिर भोज। इसका शासनकाल रहा 836 से 885 ईस्वी। अगले वंश के बारे में बात करते हैं। अगला वंश था हमारा राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने चालुक्यों को पराजित करके की थी। इसकी स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने। इसने किसे पराजित किया था? चालुक्यों को पराजित किया था। इनकी राजधानी थी, ये थी मान्यखेड़। क्या थी? मान्यखेड़, जो वर्तमान महाराष्ट्र में है। राष्ट्रकूटों का प्रथम व महान शक्तिशाली शासक ध्रुव था। इसका शासनकाल कब से कब था?
780 से 794 ईस्वी। इसने त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग लेकर प्रतिहारों एवं पालों को हराया था। इसने किस किस को हराया था? प्रतिहारों एवं पालों को। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन था? कृष्ण तृतीय था। कौन सा था? कृष्ण तृतीय। इसका महान सम्राट कौन सा था अंतिम? कृष्ण तृतीय। अगले बात करते हैं राजपूत वंश के बारे में। हर्षवर्धन के पश्चात उत्तर भारत में अधिकांश राज्यों में राजपूतों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। उत्तर भारत में यानी जो राजस्थान उत्तर प्रदेश का इलाका है ये पूरा, ये यहाँ राजपूतों का उदय हुआ। राजपूत का अर्थ होता है कबीला अथवा समुदाय। राजपूतों का क्या अर्थ होता है? कबीला अथवा समुदाय, जिसके सदस्यों ने स्वयं को क्षत्रिय कहते हुए सूर्यवंशी घोषित कर दिया, यानी इन्होंने स्वयं को राजा या शासक घोषित कर दिया। कुछ विद्वानों ने राजपूतों का उदय गुज्जर से संबंधित माना है। कुछ राजवंशों ने इनका उदय कहाँ से माना है? गुज्जरों से संबंधित माना है। आगे बात करते हैं। प्रमुख राजवंश थे मेवाड़ के गहलोत सिसोदिया, मारवाड़ के राठौर थे, पश्चिम राजस्थान के गुज्जर प्रतिहार थे, मालवा के परमार थे और दिल्ली के तोमर आदि थे। इसमें जो महत्वपूर्ण शासक थे पृथ्वीराज तृतीय, ये चौहान वंश के थे। राणा सांगा एवं राणा प्रताप ये सिसोदिया वंश के थे। परिमेव देव ये चंदेल वंश के थे। ये महत्वपूर्ण शासक थे। आगे बात करते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में। दक्षिण भारत में तीसरी शताब्दी के लगभग का इतिहास संगम युग के नाम से जाना जाता है। किस युग के नाम से जाना जाता है? तीसरी शताब्दी का इतिहास संगम युग के नाम से जाना जाता है। इस काल में सुदूर दक्षिण में चोल, ये बोल नहीं होगा, चोल, चेर और पांड्य, कौन से 3 वंश हुए? चोर, चेल, पांड्य, इनका शासन हुआ। आगे बात करते हैं। गुप्त काल के पश्चात दक्षिण भारत में पुनः शक्तिशाली राजवंश का उदय हुआ, जिसमें पल्लव वंश, चालुक्य वंश एवं चोल वंश प्रमुख थे। तो सर्वप्रथम बात करते हैं पल्लव वंश के बारे में। सातवाहनों के बाद दक्षिण भारत में उदित होने वाला महत्वपूर्ण वंश पल्लव वंश था, जिसकी स्थापना सिंह विष्णु ने की थी। किसने की थी? सिंह विष्णु ने। पल्लव वंश की राजधानी कांची थी, जो शिक्षा एवं साहित्य का प्रमुख केंद्र थी। ये कांची थी, ये किसका केंद्र थी? शिक्षा एवं साहित्य का प्रमुख केंद्र थी। सिंह विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन प्रथम शासक बना। इसके शासनकाल में चीनी यात्री हेन सांग ने कांची की यात्रा की थी। कौन सा यात्री आया था? हेंग सांग आया था। महेंद्र वर्मन साहित्य, संगीत, कला प्रेमी था। ये कौन था? साहित्य, संगीत एवं कला प्रेमी था। इसके द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध नाटक है मत विलास प्रहसन। यहाँ से प्रश्न बनता है कि मत विलास प्रहसन किसके द्वारा लिखा गया था? यह महेंद्र वर्मन के द्वारा लिखा गया था। आगे बात करते हैं चालुक्य वंश की। चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। किसको माना जाता है? पुलकेशिन प्रथम को। तो इसके बात करते हैं महत्वपूर्ण शासक की। महत्वपूर्ण शासक में सबसे प्रथम आता है इसका नाम पुलकेशिन द्वितीय का। इसका शासनकाल रहा है 611 से 654 ईस्वी। इस वंश का श्रेष्ठ एवं प्रतापी शासक था ये। चालुक्य वंश की राजधानी वतापी या जिसे बादामी भी कहते हैं। बाद में इस वंश की एक अन्य शाखा भी हुई, कल्याणी शाखा, जो महाराष्ट्र में तैलप द्वितीय ने स्थापित की थी। किसने स्थापित की थी? तैलप द्वितीय ने। दूसरी शाखा कौन सी थी? कल्याणी, जो महाराष्ट्र में स्थापित हुई थी। इस शाखा का जो प्रसिद्ध शासक था वो कौन था? विक्रमादित्य चतुर्थ। जो इसकी दूसरी शाखा था कल्याणी, इसका शासक कौन था? विक्रमादित्य चतुर्थ। आगे बात करते हैं चोल वंश की। किसके बारे में बात करते हैं? चोल वंश के बारे में बात करते हैं। यहाँ से शुरू होता है हमारा चोल वंश। संगम काल के बाद पुनः चोलों का उत्थान 9वीं शताब्दी में विजयपाल ने किया। विजयालय ने किया। किसने किया? विजयालय ने किया। संगम काल के बाद चोल वंश फिर से सत्ता में आ गए। तो बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण शासकों के बारे में। इसके महत्वपूर्ण शासक में राजराज जो हुए 950 से 1012 ईस्वी एवं राजेंद्र प्रथम जो 1012 से 1044 ईस्वी के बीच हुए हैं। इस वंश के महत्वपूर्ण एवं प्रतापी शासक थे। राजराज ने जहां मालदीव एवं श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीता, इन्होंने कहाँ के एरिया को जीता? मालदीव एवं श्रीलंका के भाग को जीता। एवं राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण लंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया में विजय साम्राज्य को जीता। यानी इन्होंने पूरी संपूर्ण लंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया में अपना राज्य स्थापित करके और इसकी उन्नति की। राजेंद्र की सेना ने दक्षिण से उत्तर की ओर अभियान करते हुए बंगाल में गंगा नदी तक अभियान किया है। इनकी सेना ने कहाँ तक अभियान किया? बंगाल में गंगा नदी तक। आगे बात करते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ये हमारी क्लास का आज का अंतिम टॉपिक रहने वाला है। बात करते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण मिस्र के खलीफा के आदेश पर किया गया था। किसके आदेश पर किया गया था? मिस्र के खलीफा के आदेश पर। उसके एक गवर्नर थे, अल हजाज की सेना द्वारा किया गया था। किसकी सेना द्वारा किया गया था? अल हजाज की सेना द्वारा। इस आक्रमण अल हजाज के भतीजे मोहम्मद बिन कासिम ने मुस्लिम सेना का नेतृत्व करते हुए 712 ईस्वी में सिंध ब्राह्मण शासक दाहिर को पराजित किया था। यानी अल हजाज का जो भतीजा था
मोहम्मद बिन कासिम, इसने सेना का नेतृत्व करते हुए 712 ईस्वी में सिंध शासक जो ब्राह्मण शासक थे दाहिर, इनका नाम क्या था, ब्राह्मण शासक का दाहिर, इनको पराजित किया तथा सिंध पर मुस्लिम शासन कायम किया। परंतु कोई बड़ा मुस्लिम राज्य स्थापित नहीं हुआ, लेकिन ये भी आए लूटपाट करके चला गए और इन्होंने अपना शासन स्थापित नहीं किया। बात करते हैं अगले आक्रमण के बारे में, जो किया गया था महमूद गजनवी, ये था अफगानिस्तान का। इसने आक्रमण किया था 1000 ईस्वी से 1027 के बीच। भारत पर लगभग 17 आक्रमण किए थे। इसने सर्वाधिक बार आक्रमण किए थे। कितने बार आक्रमण किए? 17 बार आक्रमण किए। उसने प्रत्येक बार मंदिर को तोड़ा एवं काफ़ी धन लूट कर ले गया। इनका जो इतने भी आक्रमणकारी आते थे बाहर से, इनका प्रमुख उद्देश्य यही होता था मंदिरों में धन को लूट के और यहाँ से चले जाना। यहाँ इनका शासन करने का उद्देश्य नहीं था। इनका उद्देश्य सिर्फ धनों को लूटना था और धर्म का प्रचार करना था। बात करते हैं गजनवी का सबसे बड़ा एवं प्रसिद्ध आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर गुजरात पर था। इसका सबसे बड़ा आक्रमण कहाँ माना जाता है? 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर गुजरात पर था। यहाँ उसने भारी मात्रा में सोना एवं धन प्राप्त किया तथा मंदिर में तोड़फोड़ की। इसने यहाँ से मंदिर में जितना भी सोना मिला वह लूट लाट के ले गया और मंदिरों को काफ़ी क्षति पहुँचा दी। आगे बात करते हैं गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी ने भारत पर कई आक्रमण किए। गजनवी के बाद, महमूद गजनवी के बाद किसने किए? मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किए। गौरी भी अफगानिस्तान से आया था। ये कहाँ शासक था? ये अफगानिस्तान का शासक था। वर्ष 1191 में मोहम्मद गोरी तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ था। प्रथम युद्ध जैसे ही प्रथम युद्ध हुआ इसका 1191 में, ये पृथ्वीराज चौहान से पराजित हो गया। इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तराइन का प्रथम युद्ध। किंतु अगले वर्ष ही 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। यानी पहले युद्ध में तो कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान, और मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। लेकिन जैसे ही तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, इसमें इसने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। आगे बात करते हैं, गौरी अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली एवं लाहौर का गवर्नर बनाकर वापस गजनी अफगानिस्तान लौट गया, जहां 1206 में इसकी मृत्यु हो गई। यानी इसने अपना जो भी राजपाट है वो अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था और यहाँ से लूटपाट करके चला गया था। यहाँ हमारा प्राचीन इतिहास समाप्त होता है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, जो भी बिहार प्राथमिक शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा। आज हमारा प्राचीन इतिहास समाप्त हो गया है। हम कल से मध्यकालीन इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।